वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि देखा जाए आईएचएस का जो भी रिपोर्ट आई है 2022 का आईएचएस का रिपोर्ट ड्यूरिंग कोविड 19 या कह सकते ओमिक्रॉन का जो थर्ड वेव्स आए हैं। इस थर्ड वेव में भी हम देख सकते हैं कि जो आईएचएस का रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो होगी 3.1 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा, यानी 3.1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाला देश बन जाएगा भारत 2030 तक। अब इसमें ये चीजों को देखेंगे कि कोविड 19 और ये जो ओमिक्रॉन की भी लहर आई है, इस के दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने को मिल रहा है कि 2030 तो भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, जो कि अभी हम देखा जा सकता है कि भारत का जो भारतीय प्रधानमंत्री का जो कंसेप्ट है कि 2025 तक भारत का इकोनॉमी जो होगा वो 5 ट्रिलियन डॉलर का होगा। अब इसमें ऐसा लगता तो नहीं, बहुत सारे जब रिपोर्टों को हम अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे रिपोर्टों से स्पष्ट हो जाता है कि 2025 तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर का तो इकोनॉमी गेन करने में कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है, जिस तरह से स्पीड है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था यदि कंप्लीट अचीव करने में सफल हो जाती है, लेकिन उसके आसपास हमेशा रह सकता है। अब हम बात करेंगे कि 2030 तक भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो जीडीपी है, वह कैसे आगे बढ़ने को तैयार है। अब हम देख सकते हैं एक एक ये आज के जो क्लासेस होंगे, ये पीटी और मेंस दोनों, बीपीएससी यूपीएससी दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। इसलिए हाथ दिल पे हाथ रखे रहेंगे और लास्ट तक आप इस एपिसोड को देखते रहेंगे। जैसा कि देखा जाए कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगले 8 सालों में, मैं बोल रहा हूं अगले 8 साल में, आप ठीक सुन रहे हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगले 8 साल में भारत विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने वाला देश बन जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगी, जिसमें हम जापान को पीछे करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी पर नजर रखने वाली संस्था जो आईएचएस है, उसकी मार्केट के जो अनुमान अभी रिपोर्ट आई है, सर्वे जो आया है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि साल 2030 तक भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला देश बन जाएगा। यानी भारत के आगे सिर्फ अमेरिका और चीन ही रह जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत कह सकते हैं कि हैप्पीनेस रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के जितने भी प्रकार के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला। अब प्रश्न होता है कि क्या 3.1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो भारत की बात किया जा रहा है आईएचएस के मार्केटिंग रिपोर्ट के आधार पर, क्या 2030 तक भारत का 3.1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 2025 तक का एक अनुमान लगाया गया है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर का भारतीय अर्थव्यवस्था बनाएंगे, इसमें क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, हम सारे सेक्टर्स पे इस पे आज बात करने वाले हैं। तो 3.1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे होगी, इसमें क्या क्या चुनौतियां होंगी, क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, ये सारी चीजों पर आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। आईएचएस मार्किंग ने एक जो ताजा रिपोर्ट दिया है, इस ताजा रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत 2030 तक एशिया का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाएगा, जो जापान से आगे निकल सकता है। और भारत की जो जीडीपी है, यानी ग्रोथ कह सकते हैं ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, उसमें हम जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देंगे और दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन के हम तैयार हो जाएंगे। वर्तमान में यदि देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के बाद दुनिया की सब छठी अर्थव्यवस्था है। यदि जीडीपी के आधार पर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी दुनिया का छठा अर्थव्यवस्था है। वहीं यदि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी तीसरी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। और अगर भारत 8 सालों में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने को बेहद जिस तरह से कार्यरत है, अपने कामों को, अपने पॉलिसी निर्माण को कह सकते, जिस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा कराई जा रही, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में किसी भी कसर नहीं छोड़ेगी। तथा अब हम देखते हैं कि जो अभी निश्चित तौर पर देखा जाए तो भारत के लिए एक कहीं ना कहीं इनक्रेडिबल आप कह सकते अचीवमेंट होगा, यानी अविश्वसनीय उपलब्धि होगी। साथ ही साथ भारत की साख पूरी दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत धरती की महाशक्तियों में से एक अपना स्थान कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने में सामर्थ हो जाएगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में यदि देखें और खासतौर पर आईएचएस की मार्केट यदि अनुमान के देखें, तो आईएस मार्केट जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का ये विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है और उसके आधार पर ये अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करती है। आईएचएस मार्किंग के विश्लेषण पर दुनिया भर की सरकारें काफी गहनता से मंथन भी करती है और उनके विचारों पर कई बार ऐसे भी अनेकों अनेक प्रकार के फैसले भी लिए जाते हैं। आईएचएस मार्केटिंग जो लिमिटेड है, उनकी जो ताजा खबर आई है, ताजा जो रिपोर्ट आई है, ताजा जो सर्वे आई है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डॉलर के संदर्भ में यानी डॉलर के यदि रेफरेंस को देखा जाए तो भारतीय इकोनॉमिक ऑन द बेस ऑफ नॉमिनल जीडीपी यदि बात करें, नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जो करंट प्राइस हमारे मार्केट में होती है, ठीक है। तो डॉलर के संदर्भ में भारत की जो नॉमिनल जीडीपी 2021 में वह 2.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर के 2030 तक या 8.4 ट्रिलियन डॉलर होने का एक बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है। तो अभी हमने आपको बताया नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है वर्तमान में जो बाजार में जो भी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसका जो मार्केट प्राइस, करंट जो मार्केट प्राइस चल रहे हैं, ताजा जो उसके मूल्य चल रहे हैं, उस मूल्य पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसकी प्राइस निकाली जाती है, वो हमारा नॉमिनल जीडीपी के आधार पर निकाली जाती है। तो जैसा कि देखा जा सकता है कि आईएचएस का जो मार्केटिंग रिपोर्ट आया है, इसमें 2021 में जहां भारत की 2.7 ट्रिलियन डॉलर थी, वो बढ़कर के 2030 तक लगभग 8.4 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान देखा जा रहा है। रिपोर्ट में अनुमान यह भी लगाया गया है कि आर्थिक जो इकोनॉमिक जो हमारा स्प्रेड हो रहा है यानी ग्रोथ हो रहा है, इसकी तीव्र गति के परिणाम स्वरूप भारतीय जो जीडीपी होगा, इसका आकार लगभग यानी इसकी जो हम बात कर रहे हैं शेप एंड साइज की जो बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का, यह 2030 तक जापान की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि भारत एशिया पैसिफिक जो रीजन है यानी एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है, उसमें दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के तैयार हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारे ऐसे हम लोग आज पार्टों को देखेंगे जो कि भारत की जीडीपी अभी वर्तमान की, जैसे हमने देखा कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो होगी 8 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, ये सारी चीजों को भी हम देखते हैं। सबसे पहले अहम बात तो ये हो जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिस तरह से 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया है और आईएएस मार्केटिंग रिपोर्ट के आधार पर जो अनुमान लगाए गए हैं, इस आधार पर हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मोदी सरकार अपने टारगेट को पूरा करने में असफल रह सकती है। लेकिन साल 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 8.4 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगी। तो भारत के लिए यह एक अपने आप में कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल उपलब्धि होगा, एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम तथा अनेक यूरोपियन जो कंट्रीज होंगे, अनेक यूरोपियन कंट्रीज के जो इकोनॉमी होंगे, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी हो जाएगी और कुल मिलाकर भारत के अगले हम कह सकते हैं दशक में दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में इसको माना जाएगा और ऐसा इस तरह का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, इस तरह से ऐसा अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब प्रश्न होता है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आ गए हैं? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आए? बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 2014 से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भारतीय किसान तथा भारत के एक अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अब यह प्रश्न होता है कि क्या 2030 तक जब हमारा भारतीय इकोनॉमी जीडीपी 8.4 ट्रिलियन डॉलर का जब हो जाएगा, तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के भी अच्छे दिन आ रहे हैं? क्या यहाँ के लोगों के भी अच्छे दिन आ रहे हैं? ये सारी चीजों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो कोविड महामारी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वह 2.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था। राइट अंडरस्टैंड, फिर से आप सुनने की कोशिश करें। तो कोविड महामारी से पहले यदि देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन जो इकोनॉमी थी, वह 2.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। लेकिन कोविड 19 महामारी जो जिस तरह से पेंडेमिक की आया, और इस पेंडेमिक की जिस तरह से आप वेव कर सकते हैं, रफ्तार कर सकते हैं, महामारी की वजह से लगाए गए जिस तरह से लॉकडाउन देश की अर्थव्यवस्था को एक गंभीर कर सकते नुकसान पहुंचाया और देश का विकास दर जो हमारा एक ग्रोथ हो रहा था, एक पॉजिटिव जा रही थी, वह माइनस में 7% तक गिर गया। लेकिन इस भारत सरकार ने इस वित्त वर्ष में 9% से ज्यादा विकास दर यानी डेवलपमेंट का सबसे ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। और अगर सरकार अपने इस टारगेट को पूरा कर लेती है तो यह 2030 तक विश्व में
सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन करके तैयार हो जाएगी। तो इस दिशा में बढ़ाया गया अनेक प्रकार का जो स्ट्रेटेजिकल स्टेप्स हैं वो सरकार के लिए एक पॉजिटिव हो सकता है। वहीं इंडियन इकोनॉमी के लिए कह सकते हैं, एक लॉन्ग लाइफ कह सकते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए कह सकते हैं कि जिस तरह से पॉलिसी का निर्माण किए जा रहे हैं उससे कई प्रकार के आप कह सकते हैं स्टेप्स लिए जिस तरह से जा रहे हैं, तो कह सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था का एक फेवर में हो सकता है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में यदि देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहली और सबसे ज्यादा यदि किसी का भूमिका है यानी रोल है तो वह है मीडियम इनकम या मीडियम कम्युनिटी वाले लोगों को, यानी मध्यम वर्ग की भूमिका सबसे ज्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था में है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि भारतीय इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो भी बढ़ रही है या इसमें जितने भी हम कह सकते हैं पॉजिटिव जो कंट्रीब्यूशन होता है, ये सारे कंट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग की भूमिका इसमें सबसे सर्वोपरि माना जा रहा है। आईएएस मार्किंग की रिपोर्ट में जो कहा गया है उस रिपोर्ट के आधार पर यदि हम बात करें तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण एक पॉजिटिव फैक्टर्स के रूप में इसको एक बड़ा तथा तेजी से बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग की इकोनॉमी के रूप में इसको कंसीडर किया जा रहा है। जो कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर होते हैं यानी उपभोक्ता खर्च को चलाने में मदद कहीं ना कहीं ये कर रहा है। देश का खपत यानी हम जो कंजप्शन की बात कर रहे हैं तो देश का जो टोटल कंजप्शन खर्च है 2020 में 2020 में जो हुआ वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर से दोगुना होकर के लगभग 2030 तक या 3 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। तो पूरे वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर जो 2021-22 चला, यानी हम फाइनेंशियल ईयर भारत में जो होते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो 2021 से 22 यानी अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के लिए भारत की जो वास्तविक यानी रियल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है या डेवलपमेंट रेट है वह 8.2 यानी 8.2% होने का अनुमान है, जो कि 2020 से 21 में साल दर साल यानी ईयर ऑन ईयर आप कह सकते हैं कि 7.3% के कह सकते हैं गंभीर यानी सीवियर संकुचन के बाद भी मजबूती को देखा जा रहा है। तो रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2022-23 में जो वित्तीय वर्ष में भारतीय इकोनॉमी के 6.7% गति से मजबूती को बढ़ने का अनुमान लगाया जा चुका है। अब इस आधार पर यदि देखा जाए तो भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र होंगे, कौन कौन से स्थान होंगे जहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए सर्वोपरि स्थान हो सकता है या बेस्ट प्रायोरिटी क्षेत्र वाले जगह हो सकते हैं। तो भारत के आईएचएस मार्केटिंग की रिपोर्ट में यदि देखा जाए तो इस रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले सालों में जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है यानी औद्योगिक जो क्षेत्र है इसकी दिशा में भारत काफी मजबूती से कदम बढ़ाएगा, भारत काफी मजबूती से खड़ा हो जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ हम कह सकते हैं कि भारत भारी संख्या में इन्वेस्टमेंट को लाएगा, कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और भारत को घरेलू जो हमारा डोमेस्टिक जो कंजप्शन मार्केट है तो भारत का घरेलू उपभोक्ता बाजार भी तेजी से आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में मल्टी डायमेंशनल या मल्टीनेशनल कंपनियां भारत की तरफ रुख करेंगी और भारत ऐसी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान भी हो जाएगा और बन जाएगा। इसके साथ ही रिपोर्ट में भारत में हो रहे जो डिजिटल परिवर्तन हो रहा है यानी डिजिटलाइजेशन की जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी हमने देखा कि 2015 में लॉन्च की गई डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो हम कह सकते हैं डिजिटल जो हम ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसको तारीफ भी की गई है और इस वजह से हम कह सकते हैं ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स है उसमें भी काफी तेजी विकास की संभावना देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगले 1 दशक में भारत का उपभोक्ता बाजार जो होगा पूरी तरह से बदल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये सारे चीजों को बदलने के लिए इसमें एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए और क्या क्या चीजें की जरूरत हो सकती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस तरह से यदि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो हमारा पार्ट होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन देने का जो काम करता है वो भारत में इंटरनेट की क्रांति देता है। यानी हम कह सकते हैं जिस तरह से इंटरनेट की क्रांति भी भारत में तेजी से विकास कर रहे हैं, लगभग मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंटरनेट के कहीं न कहीं कंजप्शन या कहीं न कहीं उसके कंट्रीब्यूशन के साथ ऐड हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। यह भी एक कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट क्रांति जो भारत में हो रही है यह क्या परसेंटेज है, कितनी अभी तक देश की पॉपुलेशन तक इंटरनेट की उपलब्धता उपलब्ध हो चुकी है, ये सारे गतिविधियों पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं।
भारत की तेजी से बढ़ती, क्योंकि भारत एक ऐसा देश विश्व के यदि पटल में देखा जाए तो भारत को विश्व के युवा शक्ति कहा जाता है। इट मीन टू से भारत की जो आबादी है 15 से लेकर के 35 साल के जो युवा हैं, इसकी आबादी टोटल जनसंख्या का लगभग 66% है। दिस इज वाई इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द नेशन ऑफ यूथ या यूथ ऑफ नेशन। इस यही कारण होता है कि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। डिजिटो के तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की तेजी से बढ़ती युवा आबादी जो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में एक कह सकते हैं अहम यानी कह सकते हैं एक क्रूशियल रोल कहीं ना कहीं निभा रहा है। और इस रिपोर्ट में भी इस पे इम्फेसिस किया गया है, जोर दिया गया है कि अगले दशक में खुदरा जो हमारे पास रिटेल कंज्यूमर मार्केट है उसका जो कह सकते हैं सिनारियो होगा, उसका जो परिदृश्य होगा वह पूरी तरह से बदला बदला सा नजर आने वाला है। इस रिपोर्ट के अनुसार हम कह सकते हैं कि यह भारतीय बाजार में टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स है उसमें एक बहुत बड़ी अग्रणी कह सकते हैं वैश्विक बहुराष्ट्रीय या मल्टी डायमेंशनल इंटरनेशनलाइजेशन कंपनियां जो होंगे उसको कहीं ना कहीं आकर्षित करने में वह सक्षम हो पाएगा। इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है। साथ ही साथ हम कह सकते इस रिपोर्ट के आधार पर यदि देखा जाए, स्टडी किया जाए तो सर्वे के आधार पर प्राप्त होता है कि साल 2030 तक भारत में 1 अरब 1 करोड़ इंटरनेट यूजर्स होंगे। इट मीन टू से ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हम कह सकते हैं कि 2030 तक भारत में जो टोटल अभी आबादी है इस आबादी में 1 अरब 1 करोड़ इंटरनेट यूजर हो जाएंगे, जो 2020 में अनुमानित 50 करोड़ इंटरनेट जो यूजर्स थे उससे दोगुना से भी ज्यादा होगा। और इंटरनेट यूजर्स की जो आबादी होगी इतनी आबादी होगी कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसी देखने को नहीं मिलेगा। हम बात करेंगे कि विश्व के सबसे ज्यादा पॉपुलस यानी आबादी वाला राष्ट्र चाइना चीन है, जो विश्व की टोटल आबादी का 20% वो कंट्रीब्यूशन करता है। कह सकते हैं कि उसका जो शेयर है विश्व के जनसंख्या में, विश्व के जनसंख्या में उसकी शेयर अभी 20% है। जबकि भारत की यदि बात करें तो विश्व की टोटल जनसंख्या में भारत लगभग 17% अपनी कंट्रीब्यूशन देता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो 2030 तक भारत में इंटरनेट यूजर्स की भी आबादी बहुत तेजी से बढ़ेगा। जैसा कि अनुमान के आधार पर 1 अरब 1 करोड़ इंटरनेट यूजर होने की अनुमान लगाया गया, जो 2050 में या 2020 में यह अनुमानित था कि 50 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता जो होंगे से दोगुना से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स की उपलब्धता हो जाएगी। इतनी आबादी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। तथा हम कह सकते हैं जिस तरह से देश में एक यूथ चेंजिंग जो हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है, इस आधार पे आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। चीन में भी नहीं, माइनस की बात है जब हम देश की इतनी बड़ी आबादी वाला राष्ट्र की बात करते हैं तो जिस तरह से भारत में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंटरनेट हब के कह सकते हैं क्षेत्रों में, या युवाओं को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, जिस तरह से वो इंटरनेट के प्रति उनकी एक आकर्षण हो रही है, ऐसा चाइना में भी देखने को नहीं मिल रहा है। और ये इंटरनेट यूजर भारत की अर्थव्यवस्था का कह सकते हैं एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म तैयार होंगे, या कह सकते हैं बहुत बड़ी एक धुरी यानी कह सकते हैं सॉलिड तैयार होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे 1988 टू 89 के बाद भारत की क्या उपलब्धि रहा। यानी हम सभी को पता है कि भारत में सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी 1948 में आया था। और अंततः हमने देखा कि जिस तरह से 1991 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से पूरा का पूरा डिरेल हो चुका था, जो कि हमारे पास जो फॉरेक्स थे, फॉरेन एक्सचेंज जो थे वह मात्र 2 सप्ताह के लिए थे। ऐसे परिस्थिति में जब दुनिया के सारे कह सकते हैं बैंक्स इंटरनेशनल जितने भी कह सकते हैं मॉनेटरी जो फंड था, आईएमएफ था, वर्ल्ड बैंक थी, ईस्टर्न डेवलपमेंट, जब पूरे देश के वर्ल्ड के जब बैंक ने भारत के ऋण देने के लिए यानी कह सकते हैं कि कर्ज देने के लिए हाथ खड़े कर दिए, वैसी परिस्थिति में 1988 और 89 के बाद भारत की उपलब्धि क्या हुई, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या एक बहुत बड़ी बदलाव हुए, वे सारे गतिविधि पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था के साथ सबसे बड़ी बात का यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो हमारा करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यानी वर्तमान के जो चालू वित्त वर्ष में लगभग 9.2 ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। 9.2% ग्रोथ रेट का अभी अनुमान लगाया गया है, जो एक मजबूत कह सकते हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र हमारा होगा, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स होंगे इन और कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर जो होंगे उसमें एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट या रिफॉर्म देखने को मिल सकता है। और इससे हम कह सकते हैं कि क्षेत्रों में बहुत बड़ी मजबूती करने में इनकी एक मदद मिल सकती है।
चूंकि हम कह सकते हैं कि जिस जिस तरह से कोविड-19 का थर्ड जो वेव्स आए हैं, तीसरी लहर आए हैं, तो लहर आने वाले वाले जो भी महीना है या जो भी अभी पीरियड चल रहा है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसे भी विस्तार कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कहीं न कहीं इससे लॉस भी हो ही सकती है, इसमें हम ना नहीं कह सकते। चूँकि 9.2% की जो हमारा ग्रोथ रेट है, को हम पूरा करने में कहीं न कहीं तो कामयाब होंगे ही होंगे, लेकिन हाँ, अनेकों अनेक प्रकार के हमारे पास चुनौतियाँ भी हो सकती है। तो 1988 टू 89 के बाद से हम कह सकते हैं कि सबसे तेज़ी से जो ग्रोथ हुआ या वृद्धि हुई है, अब अर्थव्यवस्था में 19.6% के साथ वृद्धि हो चुकी है। और विश्व बैंक का इस पे भी एक रिपोर्ट आई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो रिपोर्ट तैयार की गई, वो सारे रिपोर्ट्स को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि विश्व बैंक के अनुसार कहा जा सकता है कि मौजूदा जो डॉलर की कीमत के तहत भारतीय जो जीडीपी 2019 में जो था, वह बढ़कर 2.9 ट्रिलियन डॉलर का हो गया था। लेकिन साल 2020 में भारत में जिस तरह से लॉकडाउन लगाए गए, उसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था गिरकर जहां 2.9 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी था, वह 2.7 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका था। और यह विकास दर भारत की दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का एक टैग आप मान सकते हैं। और टैग बनाने में कहीं न कहीं इसकी मदद भी हो सकती है। तो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए जो सख्त लॉकडाउन थी, उसका एक भीषण प्रभाव आप कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला। वो अलग बात है कि अनेक प्रकार के स्टेप्स लिए गए, स्ट्रैटेजिक फॉर्मेशंस किए गए, पॉलिसी का निर्माण किए गए, जिसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था पे एक नेगेटिव प्रभाव देखने को ज़रूर मिला है। और चाहे भारत की किसी भी क्षेत्र हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे किसी भी क्षेत्रों की हम बात करें, वे सारे क्षेत्रों पर इसका एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण 2020-21 की जो जून का तिमाही में रिकॉर्ड लगभग 24.4% संकुचन देखने को मिला। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, जो 2030 तक देखने को मिलेगा। और जिस तरह से प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार के द्वारा योजना परियोजना चलाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक कम समय में विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ हम अपना कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन बना पाएँगे और इस पे और आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय, नमस्कार। फिर हम लोग एक नए इसी तरह एपिसोड के साथ मिलते हैं। बाय-बाय, नमस्कार, जय हिंद।